यस अब्दुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अब्दुल, बाकी बच्चों को भी बोलो जरा ज्वाइन करने के लिए। ओके जी सर। क्या दूध कॉफी लबन कुछ कुछ Yes, good evening everyone. Yes, Good evening, आलिया। sir. चल रहा आलिया काम वगैरह तुम्हारा? हेलो आलिया, am I audible? Yes, sir. हाँ बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अच्छा चल रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो वेरी गुड। कहाँ पे हो बेटा तुम अभी? सर एक्चुअली बस मैं अभी घर पहुंच रही हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा, नहीं अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हो? सर BL कपूर मैक्स अच्छा, मैक्स में कर रही हो। ओके हॉस्पिटल। गुड। जी 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 ठीक है, तो अभी तुम क्वालिटी डिपार्टमेंट में हो? जी सर, क्वालिटी से फिर ऑपरेशंस में आ गई, तो मैंने 1 महीना क्वालिटी में किया था और फिर ओके 1 महीना ऑपरेशंस में किया, और कल ही मेरा लास्ट डे था सर। ओके गुड, ठीक है। तो अच्छा जी कुछ समझ आया तुम्हारे को? अच्छा नहीं, एक्सपोजर रहा? अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और सर अभी एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली है, ओके तो अभी लेट्स सी, मैं आई थिंक नेक्स्ट वीक इंटरव्यू के लिए जाऊंगी। चलो गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। जी ठीक है ना, जी तो सर, तुमको क्या लग रहा है कि स्कोप है? अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो स्कोप लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी स्कोप है, अच्छा स्कोप है बल्कि। चलो गुड। जी बस सर, मुझे एक यही इशू था कि मुझे ना नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, एंड ओके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प अगर मुझे नोट्स मिल जाए कहीं से।
बेटा नोट्स हम सारा का सारा देते हैं, हमारी बुक्स जो है ना उसको आप जी थोड़ा जी। देखोगे तो वो सारा का सारा उसी पैटर्न में बनाया हुआ है जिस हिसाब से पूरा सिलेबस है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। तो ठीक है वो आप एक बार तौफीक से बात कर लेना, तो ठीक है। वो आपको सारा का सारा, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे पुराने अच्छा अच्छा सालों के, तो ठीक उससे है। भी आपको एक आइडिया लग जाए किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है क्योंकि समझ गई कॉन्सेप्ट्स समझ गई। होना एक अलग बात है और एग्जाम में अपीयर करना एक अलग बात है। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल थोड़ा सर बिल्कुल। भी ध्यान दोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। सर ठीक गुड है इवनिंग ठीक है। सर। सर शिवम दिस हाँ गुड साइड। इवनिंग, यस शिवम, हाँ बेटा। सर सर मेरा भी यही डाउट था कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एक तो एग्जाम्स में, और सीधा एग्जाम्स सीधा कब क्वेश्चन आते हैं शिवम, मतलब ना मैं एग्जाम से पहले तुमको मतलब करीब 35 क्वेश्चन की एक लिस्ट दूंगा। ठीक है क्वेश्चन सर। उसी में से ही आएंगे, ठीक है, घूम फिर के, ओके मतलब सर। कि अगर ऐसा है वो कैसे लिखना है। तो अगर कोई 2 दिन पहले भी पढ़ाई करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो ये पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे कि आप एग्जाम में सबके 60 मतलब 65+ % आ जाएगा। ठीक है, जो ठीक है बहुत कोई सर। मेधावी रहेगा उसका 75 आ जाएगा, जो थोड़ा सा कम ठीक है। रहेगा उसके 70 है। बट इशू यहाँ पे ये है कि तुमको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि भाई मैं इसको यस इस्तेमाल सर। करूंगा कहाँ पे। यू गॉट द पॉइंट, दैट इज मोर यस सर। इम्पोर्टेंट। तो ताकि भाई कल हम्म को मेरे को जो जॉब करनी है, मेरे को किस तरीके से ये चीज मदद करेगी, है ना। तो दैट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। तो और इसलिए सर मतलब थोड़ा सा हाँ, आइडिया हो सर, एग्जाम्स कब होंगे, कौन से मंथ में होंगे? एग्जाम बेटा देखो, अब वो एग्जाम अब फॉर्म भर के मोस्ट लाइकली मेरे को जो लगता है दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक में एग्जाम्स की डेट आ जाए, मतलब एग्जाम शुरू कर देगी यूनिवर्सिटी। मतलब क्योंकि एग्जाम यूनिवर्सिटी स्टार्ट पहले हो क्या था, जाएंगे? एग्जाम शुरू हो जाए, क्योंकि देखो अब क्या है कि अब गियर अप हो जाइए आप सारे के सारे, रीजन बीइंग क्योंकि देखिए इससे पहले कोविड था तो यूनिवर्सिटी के अपना बैकलॉग पूरा कर रही थी। बट अब यस धीरे सर। धीरे मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी अब हर चीज को स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, हम्म। तो ये है। तो तौफीक से एक आप आइडिया ले लीजिएगा। बस ये है कि अपनी तैयारी पूरी रखो, अपना आइडिया पूरा रखो कि क्या है, किस तरीके का पार्ट है, सर क्या चीज एक्चुअली पूछना है। एक्चुअली लास्ट लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, मतलब फ्रॉम 24th ऑफ दिसंबर टू 2nd ऑफ जनवरी में आउट ऑफ इंडिया हूँ सर। तो इसलिए मैं थोड़ा आइडिया लेना चाहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो न्यू ईयर के आसपास। अब देखो बेटा ये क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यस सर। तो ये है कि उनका देखो वो, हाँ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी का बस नहीं चलता, मतलब जो कंट्रोल ऑफ हम्म एग्जामिनेशन उनका, क्योंकि सिर्फ ये एमएचए का प्रोग्राम तो नहीं चला रही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के पास में करीब 40-50 प्रोग्राम है। तो वो अपना शेड्यूल इस हिसाब से बनाते हैं बेटा, सारा का सारा। ठीक है, बट फिर भी ओके एक सर। एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि एमएचए के एग्जाम्स है, बीएचए के एग्जाम्स और भी है, बट एक आइडिया हम्म। मिल जाएगा। अभी तौफीक से आप बात कर लीजिए, मैं भी थोड़ा पता कर लूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि ये है क्या है। ठीक है, इस वीक में देखते हैं। ठीक है, चल जाए ओके ठीक। ओके, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, टिल वेयर वी हैव फिनिश्ड। सर, आई एम म्यूटिंग माय माइक, एक्चुअली आई एम इन हॉस्पिटल, सो ओके, यू नो नो। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ अली, हमने कहाँ तक कर लिया था बेटा, ये है। फिर हमने स्लाइड नंबर 36 तक किया था। 36। यस। ओके, स्लाइड नंबर 36 पे चल रहे थे हम। यहाँ पे सर ये दूसरे पीपीटी लग रही है। अच्छा, तो 2 पीपीटीज मैंने शेयर की थी ना तुमसे, एक तो ये है, ये 162 इसके कंप्लीट एपिडेमियोलॉजी की है, सर और ये एक वाली मेरे आपने ख्याल, शेयर कर दी थी, जो दूसरी वाली पीपीटी थी वो शेयर नहीं हुई है अभी। अच्छा एक मिनट, दूसरी वाली उसमें एक मिनट, उसमें हम क्या अलग अलग सर टाइप के वो कर रहे थे, क्या सर मॉडल्स हम कर लोग, रहे थे। ये सर मॉडल्स कर रहे थे हम लोग उसके अंदर। मॉडल्स कर रहे थे ना, हाँ हाँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। ओके, मैं तब तक फिर एक आप इसको इसको पहले खत्म करा लेता हूँ, उसके बाद में मैं मॉडल से मॉडल्स पे आ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि है एक ही ओके। पार्ट है सारा। सो जब भी हम देखिए एपिडेमियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी कोविड हमने देखा तो प्री पेट, तो हम एज अ सपोज आप किसी हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, ठीक है, या आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको पहले कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि प्री पेटेंट पीरियड किसको बोलते हैं, कि व्हाट व्हेन शुड वी इन्वेस्टिगेट। अब जैसे मान लो कोविड आया, अब जब आपने केसेस के बढ़ने शुरू कर दिए, तब आपको एकदम से डाउट हुआ कि यार मेरे को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए।
मतलब आप इन्वेस्टिगेट उसको कैसे करोगे, मतलब वो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है एपिडेमियोलॉजी के अंदर। सेकेंड इज कि इंक्यूबेशन पीरियड का आपको नॉलेज होना चाहिए कि व्हेन वाज द टाइम ऑफ एक्सपोजर, कितना टाइम रहा ये पीरियड, तो है ना, व्हेन शुड वी टेक केयर ऑफ द इन्फेक्शियसनेस, हमें कब पता चला, क्योंकि वो कम्युनिकेबल पीरियड को दर्शाता है। तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो टाइम पीरियड्स, ये मतलब ये कैटेगराइजेशंस हैं, प्री पेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, हमने इसको पहले भी किया था, कम्युनिकेबल पीरियड, लेटेंट पीरियड, कॉन्वलेसेंट पीरियड एंड जनरेशन टाइम। ये सारे जो फेजेस हैं ये एक डिजीज प्रोसेस का पार्ट है, कि कोई भी किसी को जब बीमारी होती है तो उसमें कि वो बीमार, अगर जर्म कितने देर अंदर रहता है और फिर वो डिजीज कॉज करता है, ठीक है, जो कि आपको एक एक मतलब ओवर्ट रूप में नजर आता है। सो एज अ फ्रॉम एन एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज को समझने के लिए। उसके बाद में फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, तो किसी भी इंसान के अंदर, इससे पहले मतलब मान लीजिए जब मैं मॉडल्स को करवा रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट एपिडेमियोलॉजी में ये भी पार्ट होता है कि कोई कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। ओके, तो स्ट्रेन ऑफ, मान लीजिए आप गवर्नमेंट अस्पताल में, आप प्राइवेट अस्पताल में हैं और आपके वहां पे किसी एक तरीके का एक एपिडेमिक या किसी तरीके का एक तरीके की महामारी फैल रही है, तो वन शुड ऑलवेज लुक इनटू कंसिडरेशन कि स्ट्रेन, एजेंट का स्ट्रेन क्या है, किस डोज में दिया जाता है तब वो इफेक्ट करता है, उसका रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, किन लोगों को ज्यादातर इफेक्ट करता है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ दोज पीपल, व्हाट इज द इम्यून स्टेटस ऑफ दोज पीपल हु गेट अफेक्टेड, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सीजन अंडर दिस कंडीशन। यहाँ पे कोई डाउट किसी को, कोई चीज नहीं समझ आ रही? नो सर। नो सर। इज इट ऑल क्लियर सबके लिए? ओके, देन मेजर ऑफ, तो हमको मेजर करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मैंने ये करवा दिया था, सर ये नंबर्स, हमने कर लिया था यहाँ, रेशियोज, है ये ना, सर ये हमने ये कर सब लिया हम था। कर चुके थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वी हैव ऑल फिनिश्ड दिस, इंसिडेंस, प्रिविलेज, मोर्टेलिटी टेबल्स हमने कर लिए थे, ये सारे के सारे ऑड्स रेशियो हमने कर लिया था, एट्रिब्यूटल रिस्क हमने कर लिया था। मैं 5 से शुरू करता हूँ, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस। सो एसोसिएशन और कॉजेशन हमने स्टार्ट कर दिया था क्या? एनी यस सर, आइडिया किसी को? कर दिया था सर। हाँ, कर ये भी दिया कर था। लिया था हमने, ओके ठीक है। वैलिडिटी, ये नहीं किया था सर। वैलिडिटी ओके। तो देखिए आप इसको यहां से समझिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज सपोज आप मेजर कर रहे हैं, अच्छा किसी अगर को अगर टाइफाइड हो जाए तो कौन सा टेस्ट करते हैं आप? विदाउट टेस्ट। विडाल टेस्ट करते हैं, ओके। अगर आप किसी को कोरोना हो जाए तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे? RT-PCR। RT-PCR, ठीक है। अब ये आप कैसे पता लगाएं कि, मतलब देखिए कोई भी जो इक्विपमेंट है जो आपको मेजर करके दे रहा है, दैट इज गोइंग टू टेल यू टू थिंग्स, one is the validity of the test and other is the reliability of the test. So two concepts are very important, what validity and reliability. Can anybody of you to tell me the difference between validity and reliability? कोई बता सकता है वैलिडिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी क्या होती है? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है ये। सर रिलायबिलिटी तो ये हो गई कि डायग्नोस जो हमने टेस्ट किया है उसका जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर हम लोग कितना निर्भर रह सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग बेस्ड कैसे डिसीजन ले सकते हैं, तो ये रिलायबिलिटी हुई। अच्छा, वैलिडिटी? सर वैलिडिटी का सर आई गेस ये इंस्ट्रूमेंट के मतलब कैलिब्रेशन से रिलेटेड हो जाएगा। सर वैलिडिटी आई गेस जैसे PCR टेस्ट हो रहा था तो उसकी रिपोर्ट वैलिड रहती थी फॉर लाइक मे बी 72 आवर्स। ओके, तो लाइक फॉर अ टाइम पीरियड कब तक हम उस टेस्ट का रिजल्ट मान सकते हैं कि ठीक है, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम कैन द टेस्ट रिजल्ट गेट अफेक्टेड, लाइक अगर 3 दिन बाद 4 दिन बाद हमें फॉर एन एग्जांपल वी कैन गेट कोविड, तो हमारी वो टेस्ट रिपोर्ट अगर 3 दिन पहले की है, नेगेटिव है, तो दैट विल बी लाइक नॉट रिलायबल। ओके, नहीं ये नहीं है इसका मतलब, ओके। तो आप एक पेन और पेपर रखिए अपने साथ में और इसको इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
Validity means the validity of an equipment. Okay, it is the measure, है ना? हम वैलिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपमेंट to measure what it is intended to measure. Okay, it is a property of an equipment to measure what it is intended to measure. For example, अगर आप थर्मामीटर ले रहे हो, थर्मामीटर का काम है टेम्परेचर नापना, थर्मामीटर किलोग्राम नहीं नाप सकता, ठीक है? अगर आप वेइंग स्केल ले रहे हो तो वो किलोग्राम नाप सकता है, वो टेम्परेचर नहीं नाप सकता। तो जो इक्विपमेंट आपने लिया है उसकी प्रॉपर्टी कि जो उसको नापना है वो कितने अच्छे तरीके से, कितना एक्यूरेटली नाप सकता है, कितने अच्छे तरीके से नाप सकता है। इज इट क्लियर? इसको वैलिडिटी बोलते हैं। सो वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ मेजर्ड वैल्यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ. So it is the property of a material, of a equipment to measure what it is intended to measure. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई। तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं या ये जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ये भी याद कर सकते हैं। तो it is up to you. तो but this is validity. So it is a property of an equipment to measure what it is intended to measure, or in other words, it is the extent to which a measured value actually reflects the truth. ठीक है आलिया, क्लियर है? ये बात क्लियर है? जी सर। ओके, अब्दुल समझ आया? जी सर। वैलिडिटी क्या होता है? ओके, एंड रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी पे मैं अभी आऊंगा। तो पहले हम वैलिडिटी को समझ लेते हैं। तो वैलिडिटी दो प्रकार की होती है, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, तो इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या फर्क है, हम अब उसको समझेंगे। ठीक है, सो इंटरनल वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ मेजर्ड वैल्यू इज ट्रू विद इन द सैंपल। तो जब आप एक जो सैंपल लेके काम कर रहे हैं उसी के अंदर अगर आप, तो वो इसकी इंटरनल वैलिडिटी कहलाती है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो वो कहलाती है जो आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब पूरी पॉपुलेशन में आपने कहा मेरी ये वेइंग मशीन है, ये आप कोई भी आदमी नाप ले इसको, ये सही वेट बताएगी, तो आप उसको जनरलाइज कर देते, उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, सो एक्सटर्नल वैलिडिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू जनरलाइजेबिलिटी, whereas internal validity refers to the internal group. For example, आपने एक नया क्वेश्चनएयर बनाया है, अब वो क्वेश्चनएयर आपने एक सैंपल के ऊपर स्टडी करने के लिए बनाया कि भाई आप डिप्रेशन नापना चाहते हैं किसी आदमी के अंदर, तो आपने कहा ये डिप्रेशन नापेगी, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये डिप्रेशन नापता है, पर ये डिप्रेशन नापेगा किसके ऊपर? जो सैंपल आपने लिया है, क्योंकि आपने उससे पूछा, अलग अलग टाइप के सवाल पूछा, तो जो डिप्रेशन के अलग अलग डायमेंशंस को आपको डिस्क्राइब करा करके बताएगा। बट क्या वो क्वेश्चनएयर दुनिया में किसी भी इंसान का डिप्रेशन नाप सकता है? ये तो जरूरी नहीं है। तो अगर वो इस तरीके का क्वेश्चनएयर वैलिड और रिलायबल प्रूव होता है थ्रू स्टैटिस्टिकल टेस्ट, तो हम फिर उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई, हम ठोक बजा के बोल सकते हैं कि यस, मेरा ये क्वेश्चनएयर जो है ये किसी भी टाइप के डिप्रेशन को मेजर कर सकता है। क्लियर हो गई बात? आलिया, इज इट क्लियर? अब्दुल, यस सर। शिवम, ओके, चलो गुड। तो ये कॉन्सेप्ट, तो वहां से फिर सवाल आता है प्रेसिशन। ओके, तो प्रेसिशन इज द एक्सटेंट टू विच अ रैंडम एरर ऑल्टर्स द मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट्स। अब देखिए, आइडली कोई भी इक्विपमेंट होता है उसमें एरर आता है, बट वो एरर जो है वो एरर मिनिमल इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो ओवरऑल मेजरमेंट के इफेक्ट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो तो रैंडम एरर जो है, तो रैंडम एरर मतलब किसी भी आपने रैंडमली कर लिया उस चीज का, तो उसके अंदर जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो जितना वो नेग्लिजिबल होगा उतना वो प्रिसाइज होगा, उतना वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो थ्रेट्स टू वैलिडिटी ऑफ अ स्टडी क्या होती है कि रैंडम एरर हो गया, कि सैम्पलिंग एरर हो गया, कि आपका सैंपल में कुछ गड़बड़ी निकली है, जो आप चीज मेजर कर रहे हो उसमें ही इन 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 बिल्ट उसमें कुछ एरर है। सिस्टमैटिक एरर है, उसको सिस्टमैटिक एरर बोला जाता है जहां पे आपने जो स्टडी करने का जो तरीका है वही सही नहीं दिया है, तो उससे आपको एक फॉल्स, मतलब एक जो डेटा आपको मिल रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिल रहा है। ओके, सो देन यहां से हम आते हैं जजमेंट ऑफ कॉजालिटी। कॉजालिटी का मतलब हम होता है कि
मतलब जैसे मान लीजिए कि स्मोकिंग एंड कैंसर, अब हमने कहा कि स्मोकिंग तो सभी करते हैं, बट क्या सभी लोगों को कैंसर हो जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, ये जरूर देखा गया है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों को ज्यादा प्रीडिस्पोजिशन या ज्यादा प्रिवलेंस उनके अंदर है टुवर्ड्स कैंसर। तो वो हम इसको इस तरीके से इसको वर्कआउट करते हैं कि चेक वेदर दी ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिजीज इज वैलिड और नॉट। ठीक है, कि हम जो चीज बता रहे हैं कि भैया ये आदमी अगर ये को एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर चीज से, तब उसमें बीमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादा की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली उस चीज का जो पी वैल्यू है, अगर वो सिग्निफिकेंट आ रहा है, उसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इस चीज से कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। ठीक है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम उसको डिबेट कर सकते हैं, बट उसका असर हो रहा है। ठीक है, और अगर असर इस तरीके से होता है, अब जहां पे मेरे को नहीं पता है कि वो कैसे असर करेगा, ठीक है, तो वो मैं बोलूंगा कि ये जो है ये मेरी टू टेल्ड हाइपोथेसिस है। मतलब कि मेरी पॉजिटिव में भी जा सकती है चीज, नेगेटिव, जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। मैं इसको गारंटी से हर बार नहीं बोल सकता कि प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि शेयर मार्केट हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। ओके, तो हम ये अगर इस चीज का एक पर्टिकुलर कोई इवेंट हो गया, सपोज अभी अभी यूके ने बोला कि हम इंडिया को अभी 3000 वीजा देंगे, तो क्या उससे उसके अगर कोई कंपनी जो यूके बेस्ड कंपनी है, तो क्या उसके शेयर मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ जाएंगे, उसका रेट क्या ऊपर चढ़ जाएगा? तो हम उसको उस संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू सी इन द कंटेक्स्ट दैट वेदर द एक्सपोजर एंड द डिजीज एसोसिएशन इज वैलिड और नॉट। ओके, कहीं ये बाई चांस तो नहीं है, कहीं इसमें बायसिंग तो नहीं है। सो वी ट्राई टू रूल आउट ऑल दीज थिंग्स एंड सिमिलरली whether the observed association is causal or not, and जिस चीज से ये चीज हो रही है कि एक्चुअली ये चीज इसको अकर कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर पी वैल्यू अगेन इसमें अगर सिग्निफिकेंट आती है लेस देन 0.05, दैट मींस इट इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम इसकी एविडेंसेस से उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट Yes, क्लियर? sir. सो रोल ऑफ चांस का क्या मतलब है? रोल ऑफ चांस का ये है कि बाय चांस कोई चीज का हो जाना। तो ये है कि जैसा हमने कहा कि मेरे पास में दो ग्रुप्स थे, ए एंड बी। दोनों ग्रुप्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस था। मैंने दवाई ए दी, दवाई बी दी। मुझे नहीं पता दवाई ए ज्यादा अच्छी है, बी ज्यादा अच्छी है। अब मेरे को मेजरमेंट लेने से पहले मैंने पूछा, माता जी आपका दर्द कितना है, मैंने पूछा कि आपका मूवमेंट कितना हो रहा है, और ए दवाई लेने से उनकी मूवमेंट इम्प्रोवाइज कर गई, और बी के अंदर भी मूवमेंट इम्प्रोवाइज की, बट इतनी नहीं की। ओके, अब मतलब मेरा ओरिजिनल हाइपोथेसिस था ए और बी में से ज्यादा बेटर कौन सा है। तो ए के अंदर मैंने देखा सभी मरीजों के अंदर अच्छा रिजल्ट आया एज कम्पेयर टू बी। बी में भी अच्छा है, बट ए के अंदर ज्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा कि भाई ड्रग ए विल कॉज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट एज कंपेयर टू ग्रुप बी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी पी वैल्यू कम आई, पी वैल्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, की मतलब ये चीज जो है बाई चांस नहीं हुई है, बट इट हैज हैपेंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सम इंटरवेंशन। तो मैं कितने कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल सकता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज जो अकर की गई, सपोज इंप्रूवमेंट आ गई, बट इंप्रूवमेंट ऐसे ही आ गई, अपने आप आ गई, ठीक है, कोई प्रॉपर इंटरवेंशन की वजह से नहीं आई, तो ये हमको ये चीज बताने में मदद करता है। तो रोल ऑफ चांस जो है, तो ये एक्सप्लेन करता है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि ए एंड बी आर इक्वल। ओके, जितना ए से असर पड़ेगा उतना ही बी से असर पड़ेगा। ए और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है कि मतलब तो हम नल हाइपोथेसिस को दूसरे शब्दों में इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यस दिस थिंग हैज हैपेंड बट इट हैज हैपेंड ड्यू टू पर्टिकुलरली दिस and not just by chance. Okay, that is a, or it has happened, and if it is a null hypothesis, yes, it has happened, but we cannot particularly say. Similarly, if we are taking group A and B, we can say yes, this improvement will definitely take place, then it becomes a alternate hypothesis. A null hypothesis, both A and B are going to produce the same type of an effect, then it becomes a null hypothesis. The rule of chance has got basically given an alternative explanation for
the association sampling and the association that emerges from the sampling variability. तो जो variability आ रही है sample size के samples के अंदर, उसके अंदर हम ये वो assume करते हैं कि because of some the changes in the sample size or because of something else, the results have come positive, not actually because of some intervention. So this is the role of chance. And whenever we are trying to do this thing to see the role of chance, we can do this very easily through statistical significance. Okay, so I told you the value should be less than 0.05 in order to be statistically significant. और secondly, ये important है कि आपका confidence level कितना है. आप 99% confidence level है तो 1% chance of error हो जाएगा. और अगर 95% confidence interval है तो 95% chance of error हो जाएगा. Sorry, 95% chances of means chances of precision हो जाएगा, 5% chances of error हो जाएगा. तो वो आपका बताता है कि कितना आप इसको क्या कहते हैं strongly आप इसको बोल सकते हैं कि yes the improvement is actually because of this and not because of any random error. Is this clear? Is the concept of statistical significance and confidence interval clear to everyone? तो ये बेसिकली हमको टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेटा और नॉमिनल है, ऑर्डिनल इंटरवल है, रेशियो है. एंड सेकंड इज योर एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. अगेन सीआई हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एट 5% और 1%. सो 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हो गया वो 95% हो गया और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाता है जहां पे 1% चांस ऑफ एरर कहलाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. So इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम बोलते हैं. तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम पी वैल्यू से निकालते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपका ये बताता है कि एक्चुअली में ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये बिकॉज ऑफ सम इंटरवेंशन है और ये बाय चांस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे बताया कि अगर 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप के अंदर आपने 10-10 ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स लिए हुए हैं और आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस है ड्रग ए इज इक्वल टू बी, दैट मींस ए और बी के इक्वल असर है. दूसरा हाइपोथेसिस है कि ए इज नॉट इक्वल टू, दैट मींस ड्रग ए बी से ज्यादा बेटर है या बी ड्रग ए से ज्यादा बेटर है. तो उसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया और जब एक्सपेरिमेंट आपने किया तो आपका पी वैल्यू सिग्निफिकेंट निकल के आया ग्रुप ए में, विच मींस कि एक्चुअली में जो चेंजेस आए हैं वो बिकॉज ऑफ दिस ड्रग के इफेक्ट्स की वजह से है, नॉट बाय चांस, जस्ट लाइक दैट. ओके, तो पी वैल्यू इस तरीके के प्रोबेबिलिटी वैल्यू इस चीजों को सिग्निफाई करती है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस. ओके, कि whether this treatment or this method is effective or not. So p value is called the probability of obtaining the result at least as extreme as the observed by chance alone. Okay, so that's why this is called the p value. तो p value statistically significant बनाने के लिए it should be less than 0.05, जो आपका लास्ट की लाइन नजर आ रही है. तो इसमें मेडिकल रिसर्चेस में इसको सिग्निफिकेंट बनाने के लिए वी कंसीडर इट एज लेस देन 0.05. ओके, सो for a very small difference may be significant if we have got a larger sample size. तो अगर larger sample size तो easily हम और भी डेटा के बीच में हम correspondence करके इसको देख सकते हैं. Large difference may not achieve a statistical significance, और अगर आपका सैंपल अगर छोटा है तो मे बी आपको लार्ज डिफरेंस नहीं नजर आएगा. ओके, एंड वी कांट मेक अ डेफिनेट डिसीजन बेस्ड ऑन पी वैल्यू ओनली. बट ये इसको सिर्फ पी वैल्यू के बेसिस पे नहीं आप बना सकते डिसीजन. तो आपको क्लिनिकल रिजल्ट्स देखने होते हैं, आपको उसको क्लिनिकली को रिलेट करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेक अप योर माइंड. इज इट क्लियर? Yes, sir. इस टेस्ट. ओके, एंड देन कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने बताया आपको कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, 99% होता है. तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे कितना चांसेस ऑफ एरर होता है? 5% चांसेस ऑफ एरर. ओके, और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपका 1% चांस ऑफ एरर होता है. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेंज विद इन विच द ट्रू magnitude of effect lies within the range of certain range of assurance. Okay,
तो किस रेंज में आप बता सकते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंट है कि यस it is going to produce the same result in the general public as well. So it is more informative that the p value because it reflects both on the size of the sample and the magnitude of the effect. क्योंकि इससे आपको पता चलता है एक्चुअली में साइज कितना था और आपका आपका जो जो इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका दायरा कितना मजबूत है। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द आंसर्स फॉर द सेम। एंड थर्ड जो होता है, जैसे मैंने आपको कहा, रूल ऑफ बायस, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर चीजों को पॉजिटिव लानी है तो लोग जो है या रिसर्चर्स जो है इस मामले में बायस भी हो सकती है, बायस्ड हो सकते हैं आप। ओके, सो बायसनेस इज व्हाट? बायसनेस इज एनी सिस्टमैटिक एरर इन द डिजाइन, कंडक्ट और द एनालिसिस ऑफ एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। मान लीजिए आपने जानबूझ के डेटा ही गलत उठाया, आपने सैंपल साइज इस तरीके से उठाया जहां पर आपको जिस तरीके का रिजल्ट लाना चाह रही है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप उसके अंदर कुछ हिंड्रेंस वो कर रहे हैं। सो इट इज अ सिस्टमैटिक एरर इन द डिजाइन, कंडक्ट और द एनालिसिस ऑफ एनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी दैट रिजल्ट्स इन द इनकरेक्ट एस्टिमेट ऑफ द एसोसिएशन। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ताकि हम इनकरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ ब्रेड ना करें। ओके, सो इनकरेक्ट एस्टिमेट ऑफ द एसोसिएशन हम हमारा बिटवीन द एक्सपोजर एंड द डिजीज के केस में हम उसको बयास देखते हैं। तो बयास जो है वो दो टाइप के होते हैं। सिलेक्शन बयास हो सकता है जब आपने सैंपल ही गलत चुना है, दूसरा इन्फॉर्मेशन बयास है। जो इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए मैं ब्लाइंडेड अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि ओरिजिनल बैक डेट की वैल्यूज कितनी थी, तो इस हिसाब से मैं आज की वैल्यू के ऊपर आई एम गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। तो उस केस में कई टाइम हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बयास आप वी कैन सी ओवर हियर। सो सिलेक्शन बायस क्या होता है? मैंने जैसे आपको कहा कि एनी सिस्टमैटिक एरर दैट अराइजेस इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्टडी पॉपुलेशन। अगर आपने स्टडी पॉपुलेशन ही गलत चुना हुआ है, अगर आपने स्टडी पॉपुलेशन ऐसा लिया है जो जो आपको हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि आप उस तरीके का आप रिजल्ट बताना चाह रहे हैं, तो नेचुरली फिर आपका जो वैल्यू जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आप बताना ही वैसा, आपने मैनिपुलेट किया इसका मतलब उस तरीके का। तो उसको हम सिलेक्शन बायस बोलते हैं। So it is any systematic error that arises in the process of identifying the study population। जिसके दायरे में आपको काम करना है, तो उसी में ही अगर आपने अगर कोई मतलब some hic has been done, so then it can result in a systematic। So it represents the or it affects the representativeness of the study। जो लोग इसको represent कर रहे हैं उसको affect करती है। It occurs when there is a difference between the sample and the population with respect to a variable। अगर एक्चुअल सैंपल जो हम ले रहे हैं और जो पॉपुलेशन है, अगर उन दोनों में डिफरेंस आता है तो ये चीजें अकर करती हैं। एंड एग्जांपल्स ऑफ सिलेक्शन बायस क्या क्या हो सकता है? डायग्नोस्टिक बायस, ठीक है, वॉलंटियर बायस, नॉन रिस्पॉन्स बायस एंड लॉस टू दी फॉलो अप बायस। तो ये अलग अलग टाइप के बायस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। लास्ट मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन और बायस। सो अगेन इट इज एनी इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक इन द मेजरमेंट। अब अगर आपने मेजरमेंट ही गलत, अगर पहले आपने सिलेक्शन गलत किया, अब आप मेजर गलत कर रहे हैं, तो जानबूझ के, जैसे कि मेरे को अगर पॉजिटिव में लाना है तो मैं सारा मेजर करके उसको पॉजिटिव वैल्यू दिखाऊंगा। अगर मुझे इसके अंदर लाना है तो इसके अंदर क्या है? इंटरव्यूअर बायस कहलाता है, ऑब्जर्वर बायस, देन रिकॉल बायस, देन रिस्पॉन्स बायस, ओके, सोशल डिजायबिलिटी बायस, प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये अलग अलग टाइप के बायस हैं जिस जो कि कोरिलेटेड हैं विद दीज बेसिकली इंफॉर्मेशन बायस के, एंड दीज कैन प्रोड्यूस certain error in the study. So how can you minimize this bias? So you can minimize this bias through these 5 methods. Number 1, whether if you choose your study carefully, design carefully, है ना, जो ठीक से है, and you choose objective rather than subjective examination. Okay, you choose and then you blind the interviewers। आपने blinding का process follow किया है कि जो reading ले रहा है और जो treatment कर रहा है उन दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, तो उससे क्या है, उससे भी आपको करेक्ट वैल्यूज पता चलेगी। देन हमेशा यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस व्हेनेवर पॉसिबल, ताकि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे। एंड देन यू हैव टू कलेक्ट डेटा ऑन वेरिएबल्स यू डोंट एक्सपेक्ट टू डिफर you have to collect data on variables you don't expect to differ between two groups। अब दो ग्रुप्स आइडेंटिकल आपको लेने पड़ेंगे जो इंक्लूजन क्राइटेरिया का पार्ट है, ओके, और उसके हिसाब से आपको
अपने डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट बेटा। यहाँ पे ओके, देन हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, मैंने आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझा दिया था ना, आपको पता है ना व्हाट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, Yes, sir. है ना? उसी तरह और एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था और बारिश हो गई, अब बारिश के ऊपर किसी का बस नहीं था, ठीक है, बट बारिश जो है वो ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो प्लेयर जो टीम पहले बैट करती है ना, हो सकता है बारिश के बाद में जो फील्ड है वो स्लिपरी हो गई, बॉल हाथ में नहीं प्रॉपरली पकड़ा जा पा रहा, जिसके वजह से बॉल ठीक से आप फेंक नहीं पा रहे, है ना? तो बट ये ओवरऑल उसके आउटकम को इफेक्ट करेगी, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। सो कंपाउंडिंग रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स विद द इफेक्ट ऑफ द एक्सपोजर एंड द डिजीज ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि बारिश की वजह से क्या होगा कि एक्सपोजर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि आप मैच प्ले कर रहे हैं, और ओवरऑल उसका जो आपका ओवरऑल जो नेट आउटकम है उसको भी इफेक्ट करेगा, तो इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंडिंग वेरिएबल इज इट कैन बी एसोसिएटेड विद डिजीज इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सपोजर, okay, it can be associated with exposure but not as a consequence of exposure। ये आदमी में प्रेजेंट हो सकती है बट कॉन्सिक्वेंस की तरह नहीं प्रोड्यूस हो सकती। और इसके अंदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग वेरिएबल वेरी बिटवीन द ग्रुप दैट आर कंपेयर्ड। अब किसी ग्रुप में ज्यादा कंपाउंडिंग है, किसी में कम कंपाउंडिंग है, उससे भी ग्रुप को इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ओके, अल्कोहल ड्रिंकिंग, सो अल्कोहल का क्या असर पड़ रहा है इन केसेस में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल स्मोकिंग को ज्यादा पोटेंट बनाता है या इम्पोर्टेंट बनाता है, या व्हाट इज द इफेक्ट। तो यहाँ पे अल्कोहल जो होगा वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का काम करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, then what is the effect of confounding? Totally or partially account for the apparent effect. So इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? So इसके अंदर totally और partially account for the apparent effect। तो उसका क्या असर पड़ रहा है? And you mask an underlying true association। उससे हमें कोई एक true association उससे एक effect आ जाता है और हमारा एक association बन जाता है कि ट्रू एसोसिएशन को मास्क कर देता है, कि एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कंपाउंडिंग की वजह से, एंड रिवर्स दी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन। और इसके हमें जिस डायरेक्शन में हमको जाना था वो भी हो सकता है कि हमारी बदल गई हो, स्पेशली व्हेन वी डू अ कंपाउंडिंग। ओके, सो these आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज गोइंग टू क्रिएट। सो आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए आप रैंडमाइजेशन करते हैं, आप रैंडमली किसी अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मैच कराने की कोशिश करेंगे बिटवीन दी वेरिएबल्स एज सून एज बेटर एज पॉसिबल। ओके, तो उससे क्या होता है कि यू आर बेसिकली ट्राइंग टू गेट द मैक्स मोर क्लोजर टू द रियलिटी, एंड देन मैचिंग करना पड़ती है। इसके लिए आपको इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करके इसको वर्कआउट करेंगे। एंड देन आप एनालिसिस में स्टैंडर्डाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, पूलिंग, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं। जैसे जैसे हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो ये हमको समझ आएंगे कि कंपाउंडिंग के अंदर हम इन चीजों को इस्तेमाल करके हम बयास को हटा सकते हैं। ओके, देन आपको हम मतलब इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट है कि इसके वजह से ऐसा, जैसे एज ऑफ द मदर एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। तो किसी ने बोला कि भाई एज क्या, एज ऑफ द मदर जो है वेट, बच्चे का वेट क्या निर्धारित कर सकती है? तो आपका अगर रिसर्च बोलती है हाँ भाई बिल्कुल निर्धारित कर सकती है, तो इसका मतलब है
कि एज ऑफ द मदर एंड वेट ऑफ द चाइल्ड आर इंटररिलेटेड, बट कौन से फैक्टर्स आपस में इसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, किस टाइप के फैक्टर्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, इस तरीके का इफेक्ट लाने के लिए। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के अंदर मेनी बायसेस, देयर आर मेनी बायसेस, एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इफ प्रॉपर्ली डन कैन शो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो इसके अंदर हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि जो कॉज है और जिस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, उन दोनों के बीच में इसका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, मतलब वो वीक रिलेशनशिप है, वो स्ट्रांग रिलेशनशिप है, तो ये बताने की कोशिश करता है ये। ओके, इसको ब्रैडफोर्ड हेल्थ क्राइटेरिया भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हम एसेस करने की स्ट्रेंथ और एविडेंस फॉर द कॉज एंड इफेक्ट के बीच में हम कोरिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। So, what is the criteria to assess this strength relationship? सबसे पहला strength of association कि कितना strong है, cause और effect में कितना असर है, कि मतलब स्मोकिंग से वाकई में कितने लोगों को लंग कैंसर हो जाता है। तो ये जो तथ्य है, जो हाइपोथेसिस आप ले रहे हैं, whether it has got a strong relationship or a weak relationship, that needs to, तो उसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। देन कंसिस्टेंसी कितनी है आपके इस क्लेम के अंदर, मतलब आपकी हवाई, मतलब ऐसा तो नहीं आपने हवा में सोचा और इसको वाकई में इन रियलिटी इसकी कितनी सच्चाई है। ओके, कि कंसिस्टेंसी कितनी है। स्पेसिफिसिटी, कौन सा एक फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब एक सिंगल एक्सपोजर से डिजीज हो गई या मल्टीपल एक्सपोजर से डिजीज हुआ, ये क्या है। And then temporal relationship, that is the exposure must come before the disease। तो मतलब टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि मतलब इससे पहले उसको बीमारी हुई, वो इस चीज के एक्सपोजर में आया, जिसके वजह से उसको नेट आउटपुट जो है ये अलग टाइप का नजर आया। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा सबको? ओके, Yes, sir. देन डोज रिलेशनशिप कि रिस्क ऑफ डिजीज इंक्रीज विद इंक्रीज, जितना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा उसका इस रिस्क फैक्टर से, उतना डिजीज बढ़ने के चांसेस हैं। देन नॉलेज ऑफ एसोसिएशन कोहेरेंट विद बायोलॉजी एंड डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजीज। तो आप जितना उसके बारे में नॉलेज रखते हैं उन फैक्टर्स के बारे में, उससे आप और ज्यादा उस डिजीज को डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। देन रिवर्सिबिलिटी, और जैसे जैसे आप उस एक्सपोजर को हटा देंगे, वैसे वैसे डिजीज भी हटनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आप एक्सपोजर को बढ़ा देंगे, वैसे वैसे डिजीज ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली उसका बाय विच यू कैन एसेस द स्ट्रेंथ। फिर हम आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन पर। नेक्स्ट क्लास में हम जो यहाँ से जंप कर रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये है। तो 2 क्लासेस में मैं पूरा खत्म करा दूंगा, तो मेरे ख्याल से फिर आपका मोटा मोटी एपिडेमियोलॉजी कवर हो जाएगा। ओके, यस, एनी डाउट? सर लास्ट क्लास में जो हम लोग पीपीटी कर रहे थे वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है? लास्ट क्लास का वो पीपीटी भी मैं तुमको दे दूंगा, वो इसी का ही थोड़ा सा और वो है, इलेबोरेटिव है, बट वो ये कि 162 ये और वो पीपीटी अगर मिला के कर लोगे और बुक को देख लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपको एपिडेमियोलॉजी पूरा। क्योंकि ये वाली जो स्लाइड्स है 162, ये मतलब टॉप टू एंड तक सब कुछ कवर करता है। ओके सर। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी में से आ जाए। ओके, और डिटेल्स के लिए आप किताब को उसको और पढ़ के, आप अगर आपने नोट्स बनाया तो वो भी बना सकते हो, और जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप उसको क्लैरिटी, और पार्क एंड पार्क तो है ही, पार्क एंड पार्क आप लोगों ने पढ़ी हुई है अगर, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, एनी डाउट, एनीथिंग नॉट क्लियर? No, sir. ओके, तो इसको हम देखेंगे, और हम नेक्स्ट वीक में मतलब इसको स्टडी डिजाइन्स को हम देख लेंगे कहाँ तक हमने वो किया था, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड विद इन नेक्स्ट 2 क्लासेस दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई थिंक विल फिनिश अप एवरीथिंग। ओके, रिगार्डिंग एज फार एज द एपिडेमियोलॉजी। ओके, चलो, see you next week then. Okay, take Yes, care, sir. bye. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर।